नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनिका आयरन। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। केंद्र सरकार के अध्यादेशों के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में निकाली ट्रैक्टर ट्रॉली रैली। केंद्र से अध्यादेश वापस लेने की मांग। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना शुरू। हरेली पर्व के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने की शुरुआत। किसानों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से होगी गोबर की खरीद। हरियाणा में कपास किसानों के लिए फसल बीमा हुआ महंगा। खट्टर सरकार ने वापस ली प्रीमियम पर मिलने वाली सब्सिडी। अब 1 एकड़ कपास पर प्रीमियम 620 से बढ़कर 1650 हुआ। खरीफ की बुआई पर नहीं पड़ा कोरोना लॉकडाउन का असर। बीते साल के मुकाबले 21% से ज्यादा बढ़ा रकबा। कृषि मंत्रालय ने जारी किए 17 जुलाई तक के आंकड़े। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े अध्यादेशों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में किसानों और तमाम किसान संगठनों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। खराब मौसम के बावजूद किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ रैली निकाली। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने जिला अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपे। किसान संगठन और किसान सरकार से अध्यादेश वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान सरकार पर कॉरपोरेट हाउसेस को फायदा पहुंचाने और एमएसपी को खत्म करने के आरोप लगा रहे हैं। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर अध्यादेश वापस नहीं लिए गए तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश के किसान और हरियाणा के आड़तियों ने भी हिस्सा लिया। केंद्र सरकार ने ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ पर केंद्र सरकार बढ़ रही है और झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रही है। पंजाब में हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों के साथ रोष प्रदर्शन किया। जो अध्यादेश केंद्र सरकार ने किसानों की भलाई का नाम लेकर पारित किए हैं, लेकिन किसानों में गुस्सा है क्योंकि किसानों को खदशा है कि उनका एमएसपी टूटने वाला है और उनका जो खरीद प्रक्रिया है उससे भी सरकार भागने वाली है। और इसके साथ ही जो दूसरा बिजली संशोधन बिल है वो भी लाने की तैयारी की जा रही है और डीजल की कीमतें हैं जो वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जो किसान की पहुंच के बाहर हैं। जे नहीं हुण भी सरकार कुछ करदी, ਇਹੋ ਹੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਈਏ, ਆਪ भी परेशान होइए, पब्लिक ਨੂੰ भी करिए, पर साडी हुण बेबसी बढ़ती जा रही है। हम कई सालों से जौ बारले कॉन्ट्रैक्ट पे बोते थे, लेकिन इस बार कंपनी भाग गई। 1525 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और हमारा माल बिका 1200 रुपए। इसलिए ये तीनों को तीनों किसान विरोधी कानून है। आज एक छोटी सी कॉल पे हमने किसानों को आह्वान किया था, बड़ी संख्या में किसान पहुंचे, उनका धन्यवाद। किसान अगर सरकार ना मानी, ना जागी और अन्य अध्यादेशों को वापस ना लिया तो किसान इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार है। किसान अपना हक लेके रहेगा, ये कानून वापस करवा के रहेगा। तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जो किसान हैं वो अपने अपने ट्रैक्टर लेकर सड़क पर आखिरकार उतर गए। अल्टीमेटली जो केंद्र सरकार की तरफ से जो 3 अध्यादेश हैं उनका खुलकर विरोध कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आर पार की लड़ाई के मूड में किसान। इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों की अगर बात की जाए तो बड़ा दिन ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर रैली निकाल रहे हैं। मौसम की मार के बावजूद सब सड़क पर हैं और आर पार की लड़ाई के मूड में 3 अध्यादेशों को लेकर जो किसानों को आशंका है उस पर बात करना चाहेंगे कि आखिरकार इतनी चिंता क्यों हो रही है, जबकि सरकार लगातार बोल रही है कि हम एमएसपी की व्यवस्था को खत्म नहीं करेंगे, हम मंडी व्यवस्था को खत्म नहीं करेंगे, ये एक ऑल्टरनेट व्यवस्था है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, जरा समझाएं। पहली बात तो यह है कि आज जिस तरीके का प्रदर्शन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में किसानों ने किया है उससे एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि ये जो अध्यादेश है इनका जो
इम्प्लीमेंटेशन होगा उसमें बहुत साल तक या बहुत देर तक हमें किसानों का विरोध उसमें नजर आएगा। और अगर सरकार को ये मैसेज जाता है कि किसान इससे खुश नहीं है, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा कदम तो ये होना चाहिए कि किसानों को इन्वॉल्व करके ये देखा जाए कि इसमें क्या हम ऐसे कदम ले सकते हैं कि जिसके करके अध्यादेशों का जो नुकसान किसानों को ना भुगतना पड़े। वो इसलिए क्योंकि किसानों का सोच है और मेरा ये मानना है कि ये जो अध्यादेश है बेसिकली ये कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। और अगर हम कल परसों जो गाइडलाइंस इशू हुए हैं FPOs के लिए, फूड जो प्रोड्यूसर कंपनीज है उनके लिए, उनको भी अगर देखते हैं और बाकी जितने भी इकोसिस्टम में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, तो उससे स्पष्ट है कि जो सरकार का जो मंसूबा है वो ये है बेसिकली कि जब हम कहते हैं कि 1 कंट्री 2 मार्केट सिस्टम जो एक्चुअली में अडॉप्ट किया जा रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि APMC जो मंडियां हैं वो आस्ते आस्ते वो रिडंडेंट होती जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर देखिए पंजाब की मैं एक अगर छोटा सा उदाहरण दूं, तो अगर गेहूं एक कंपनी या एक ट्रेडर जो है वो APMC में खरीदना चाहता है तो उसको MSP के अलावा 6% टैक्स भी देना पड़ेगा। जबकि अगर वही गेहूं को मंडी के बाहर खरीदना चाहता है तो उसको MSP तो देने में खुशी होगी क्योंकि उसको 6% टैक्स से नहीं देना पड़ता है। इसका मतलब ये साफ हो गया कि जो ट्रेडर्स का जो रुझान होगा वो ऑब्वियसली मंडी के बाहर होगा। तो ग्रेजुअली जो मंडी है वो आस्ते आस्ते खत्म होती जाएंगी और उसमें सरकार का जो बर्डन है MSP देने का वो भी खत्म होता जाएगा। और वो अभी आप देखें कितने सारे प्रावधान आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम जो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट से बाहर निकले। तो किसानों का जो ये सोच है या जो डर है ये बिल्कुल ठीक है और मुझे लगता है कि इस पे सरकार को गौर करना चाहिए कि किसानों को नजरअंदाज करके या उनकी अनदेखी करके हम किसी भी आत्मनिर्भर भारत के जो सपना है उसको हम पूरा नहीं कर सकते। जी, एक और बात बताएं कि आपने इस बात को सामने रखा है कि अगर सरकार वाकई इन 3 अध्यादेशों को लाने के बारे में संजीदा है तो फिर एक 4th ऑर्डिनेंस आए, एक 4था अध्यादेश आए जिसमें कि MSP की सुनिश्चितता हो। देखिए 3 अधिनियम तो सरकार लेके आ चुकी है और मुझे लगता है कि जिस तरीके की ये जो सिचुएशन है ये उसमें ये वापस नहीं होंगे। तो उसमें सिचुएशन में एक सिंपल सा सोल्यूशन है इस सारी प्रॉब्लम का। अभी मैं एक चीफ मिनिस्टर साहब की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि देखिए MSP के ऊपर ही बाहर जो बाजार में जो खरीद होगी और MSP जब खरीद नहीं होगी तो APMC मंडी के अंदर MSP की खरीद होगी। अगर ये सिचुएशन है और ये खट्टर साहब ने अभी कहा है हाल में, तो अगर ये सिचुएशन है तो मेरा ये मानना है कि फिर क्यों नहीं हम एक प्रावधान लेके आते हैं, एक 4th ऑर्डिनेंस लेके आते हैं जो ये अश्योर कर दे कि MSP जो है वो किसानों की लीगल अधिकार कह लीजिए या लीगल राइट जो है किसानों की होगी। और अगर ये सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आती है और अब ये देश की जो बाकी सिस्टम को उस माध्यम से लेके आगे चलने को मजबूर करती है, तो मुझे नहीं लगता किसानों को कोई इससे दिक्कत होगी, ना ही ट्रेड को कोई दिक्कत होगी। जब किसान भी खुश, ट्रेडर्स भी खुश, सरकार भी खुश, फिर दिक्कत क्या है कि हम MSP को एक लीगल इंस्ट्रूमेंट ना बनाएं, एक लीगल अधिकार ना बनाएं। ये ना कहें, ये क्यों ना कहें, क्योंकि हम जो भी ट्रेडिंग होगी वो MSP के ऊपर होगी, MSP से नीचे नहीं होगी। ये होगा 1 कंट्री 1 मार्केट और यही हमें देश को चाहिए। इसके अलावा जो 2 अध्यादेश है मंडी एक्ट के अलावा, एसेंशियल सर्विसेज एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि जो देश भर के किसान हैं एक बार फिर से आशंकित हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई तो वो अपने ही खेतों पर भविष्य में कहीं मजदूर ना बन जाए। और बेसिकली ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, पाश्चात्य कॉन्सेप्ट है और ये भारत में नहीं चलने वाला। देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान कोई पहली बार नहीं लाए जा रहे हैं, पहले भी आए थे और किसानों ने अपनी उंगलियां इस तरीके से चलाई कि वो अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रोत्साहन दिया जाएगा, हम जानते हैं किसानों को मजबूर भी किया जाएगा और भी जो इसमें जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि वो बाजार के हवाले जब किसान को करना है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से उसको और पुश करने का उनको एक अधिकार मिलता है और एक रास्ता मिलता है। मेरा ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अमेरिका में भी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यूरोप में भी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में भी है और हमने देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट के जितने नॉर्म्स होते हैं वो क्योंकि एक छोटा किसान
एक बड़े प्लेयर के सामने नहीं टिक सकता। और वहां पर हमने देखा है कि सब जगह पर जो है किसान की जो है उसमें नुकसान ही भुगतना पड़ा है। मैंने इसके जो रूल्स हैं वो भी देखे हैं, कहीं ये नजर नहीं आता कि किसान को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है उसके माध्यम से। और वो सारे का सारा जो है बेसिकली एक एग्रीगेशन कर कोशिश ये है कि एक बाजार के साथ उसको लिंक कर दिया जाए, प्रोसेसिंग कंपनी हो या कोई और भी हो। लेकिन उसके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग और भी जो डेवलपमेंट है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो स्टॉक लिमिट है उसको हटा दिया गया है। तो ये तो एक तरह का सिस्टम हुआ जहां पर कि आपने होर्डिंग को लीगलाइज कर दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ लीगलाइज कर दिया गया है क्योंकि जब भी आपने देखा है प्याज के भाव बढ़ते हैं, आलू के भाव बढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि बेसिकली वो होर्डिंग के करके बढ़ते हैं और जिसपे सरकार के पास कम से कम एक इंस्ट्रूमेंट होता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का, जिससे उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जब आपने उसकी जो अपर लिमिट है उसको हटा दिया है और ये कहना कि उससे किसान को फायदा होगा, मुझे नहीं मालूम कि दुनिया में कौन से हिस्से में किसान को फायदा हुआ है जब भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की स्टॉक लिमिट को हटा दिया गया है। अमेरिका में देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, वहां पर जितने भी मल्टी ब्रांड रिटेल की कंपनियां हैं, चाहे वॉलमार्ट हो, चाहे टेस्को हो या सेंसबरी हो, उनकी कोई स्टॉक लिमिट नहीं है। लेकिन वहां से किसानों को फायदा नहीं हुआ, बल्कि किसान उन कंपनियों के सामने प्रदर्शन करते हैं कि उनको उसका फेयर प्राइस मिले। स्पेशली डेयरी फार्मर्स ने अभी हाल में प्रोटेस्ट किया था कंपनियों के सामने जाकर कि उनको फेयर प्राइस मिलना चाहिए, क्योंकि जब भी कंपनियां प्राइस जो किसान से लेके जो उपभोक्ता को देती हैं, वहां पर स्क्वीज जब करती हैं अपनी मार्जिन को कम्पिटिटिव रहने के लिए, तो किसान के ऊपर उसकी मार पड़ती है। तो कहने का मतलब ये कि अगर दुनिया भर में रोष है कि हम चाहें तो हमें प्राइस वो दिया जाए, फेयर प्राइस दिया जाए, तो मुझे लगता है कि हम उस रास्ते पे क्यों जा रहे हैं जो कि विदेशी कंट्रीज में या यूरोप और अमेरिका में फेल हो चुका है। जी, बहुत आपने वैलिड पॉइंट सामने रखे हैं और जो तर्क सामने रखा है ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हमारे साथ किसान नेता हरियाणा से गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी जुड़ गए हैं। गुरनाम जी, आज का आप लोग का अनुभव कैसा रहा? पंजाब हरियाणा में खास तौर से सुन रहे हैं, हरियाणा में कुछ 15,000 किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे। जी देखिए, आज तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन हरियाणा में रहा है। आज करीब 15,000 ट्रैक्टर लेके किसान अलग अलग जगह पर सामने आए हैं। 15,000 ट्रैक्टर बहुत बड़ी एक गिनती होती है। हर जगह पे 1,000, 1,500, 2,000 तक एक जगह पे ट्रैक्टर रखा हुआ और पूरे हरियाणा में ये प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हुआ। तो ये एक तरह से सरकार को चेतावनी है कि अवाम सरकार के विरुद्ध है, अवाम इन देशों के विरुद्ध है और सरकार को जल्दी समझ जाना चाहिए। हमने सरकार के आगे मांग रखी है कि ये तीनों अध्यादेश तुरंत रद्द किए जाएं और जो खरीद की गारंटी का कानून है, एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून, 100% फसल खरीदने का कानून बनाया है और जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है उसको भी रद्द किया जाए। अगर हिंदुस्तान के किसान की, अगर हरियाणा के किसान की पूरी फसल सरकार खरीदने को तैयार है तो फिर ये अड़ंगे क्यों लगा रहे हैं? पिछले साल 58,000 किसान सरसों वाले रह गए जिनका एक दाना नहीं खरीदा गया और कैप लगा दी गई, 6 क्विंटल से ज्यादा नहीं होगा। सूरजमुखी में कैप लगा दी गई, सूरजमुखी का पोर्टल केवल 1 हफ्ते के लिए खोला, हमें 6 बार प्रदर्शन करना पड़ा। सरकार जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से भाग रही है। मंडियां तो इनडायरेक्ट तोड़ रही है कि मंडी से बाहर से किसान खरीदता है तो टैक्स बचेगा, मंडी के अंदर से खरीदता है तो टैक्स लगेगा। तो कौन व्यापारी होगा जो मंडी के अंदर आएगा? और बहुत सी फसलें तो वो हैं जिनका एमएसपी सरकार घोषित ही नहीं करती है, केवल 23 फसलों का एमएसपी है। उसके अलावा बहुत सी वो फसलें हैं जिनका एमएसपी नहीं है। अब उनका मंडी में ले आते थे और मंडी में बाकी व्यापारी जो होते थे। गुरनाम जी, बाकी सारे राज्यों में, पंजाब से और राजस्थान से भी आपको किसानों का साथ मिला। किस तरह की यूनिटी की बात है? क्योंकि एक साथ एकजुट होकर जब सब एक आवाज बुलंद करेंगे तो उसका असर होता है। देखिए, अगला जो प्लान है वो इससे बड़ा प्लान है। हरियाणा में हमने हरियाणा के सभी संगठनों को और सभी क्रांतिकारी उन लोगों को जो खुद ब खुद आंदोलन में कूद रहे हैं, उन सब को इकट्ठा करने के लिए हमने 30 तारीख को कैथल के गुरुद्वारा में 11 बजे मीटिंग बुला ली है। और हरियाणा में तो हम पूरे सभी एकजुट होकर आंदोलन लड़ेंगे।
और ये आंदोलन पूरे देश में फैल रहा है। राजस्थान में भी आज प्रदर्शन है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह पे प्रदर्शन हुए और आगे देश के सारे संगठन जो जमीनी काम कर रहे हैं, जो आंदोलन करना चाहते हैं, जो कागजी नहीं है, हवाई बात नहीं करते हैं, उन सभी को इकट्ठा किया जाएगा और उन सभी को इकट्ठा करके और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये तो आज तो हमारा केवल चेतावनी थी, केवल एक दिखावा था, प्रदर्शन था, लेकिन आगे के लिए प्रदर्शन नहीं होगा, आंदोलन होगा। सरकार से बिल्कुल एक तरह से हम अपनी बात मनवा के ही दम लेंगे और सरकार जो देश को पूंजीपतियों के पास बेच रही है, शहीद भगत सिंह के देश को जो कुर्बानियां देके देश को आजाद कराया था, उस देश को कंपनियों के पास बेच रही है। किसी हालत नहीं बिकने दिया जाएगा। जो व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं, ये खड़ी कर रहे हैं, इससे ना आड़ती बचेगा, ना मंडी में काम करने वाले बाकी लोग बचेंगे, ना किसान बचेगा, ना छोटे व्यापारी बचेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुरनाम जी, देवेंद्र जी, इसमें जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो बहरहाल ये जो 3 अध्यादेश हैं, इसको लेकर देश भर के किसान आशंकित हैं। आज पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकाली। अब देखना यह है कि आगे चलकर ये 3 अध्यादेश राज्यसभा लोकसभा में पेश किए जाएंगे और ये आगे पारित होते हैं या फिर किसानों का जो दबाव है वो कुछ रंग लाता है। वहीं अध्यादेश के मामले पर एनडीए की गठबंधन और बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने भी किसानों के पक्ष में आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य और सुनिश्चित मंडीकरण के साथ छेड़छाड़ की कभी भी इजाजत नहीं दी जाएगी। किसान जथेबंदी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ मैं आप ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ੰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ दूर ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर अध्यादेश वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है। सीएम भूपेश बघेल ने चिट्ठी में लिखा है कि अध्यादेश रोजगार के अवसरों को कम करने वाला और संघीय ढांचे की मान्य परंपराओं के विपरीत है। उन्होंने कहा कि संविधान में राज्यों को ये अधिकार है कि वो अलग अलग क्षेत्रों और फसल के मुताबिक एपीएमसी एक्ट बना सकें और बदलाव कर सकें। उन्होंने कहा कि मौजूदा एपीएमसी एक्ट किसानों के हित में है और मंडी बंद होने से किसानों को लंबे समय नुकसान उठाना पड़ेगा। एक तरफ जहां किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से दूर हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के कपास उगाने वाले किसानों के लिए एक और बुरी खबर आई है। अब हरियाणा के किसानों को बीमा प्रीमियम पर राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाली 3% सब्सिडी खट्टर सरकार ने वापस ले ली है। अब किसानों को 1 एकड़ कपास की खेती पर पहले के मुकाबले 1030 रुपए ज्यादा देने होंगे। यानी हरियाणा में कपास किसानों के लिए अब प्रीमियम 620 से बढ़कर 1650 रुपए प्रति एकड़ हो गया है। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नकदी फसलों पर किसानों को प्रीमियम के हिस्से का 5% भुगतान करना होता था। कपास भी नकदी फसल है, लेकिन हरियाणा सरकार पहले किसानों को 5% प्रीमियम भुगतान पर 3% की अपनी तरफ से सब्सिडी देती थी। खट्टर सरकार के इस फैसले पर रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा ने भी सवाल उठाए हैं। इस फैसले से किसानों और कपास की खेती पर क्या असर पड़ेगा, इस पर तफसील से हम किसान बुलेटिन में किसान और किसान नेताओं से आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। और अब बात छत्तीसगढ़ की। वहीं छत्तीसगढ़ में हरेली के मौके पर देश की अपनी तरह की पहली गोधन न्याय योजना की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सांकेतिक रूप से गोबर खरीद कर योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकार पशुपालकों से 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदेगी। किसानों से खरीदे गए गोबर का गैस प्लांट के अलावा वर्मी कंपोस्ट और शमशान के लिए कंडे तैयार करने में इस्तेमाल किया जाएगा। इस योजना का मकसद राज्य में पहले से ही लागू
नरवा, गरुवा, घुरवा और बाड़ी योजना के तहत बने गौठानों को रोजगार से जोड़ना है। योजना के तहत पूरे राज्य में 5300 गौठान बनाने का लक्ष्य है, जिसमें से अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 जबकि शहरी इलाकों में 377 गौठान बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ में ये पहली सरकार जिन्हा गोधन न्याय योजना की शुरुआत आज करीस। ये गोधन न्याय योजना जब प्रत्येक गांव में गौठान बनाना है और गौठान समिति भी बनी, स्व सहायता समूह भी रही। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान में चना खरीद शुरू न होने से नाराज किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन करने का फैसला किया है। आंदोलन की आगे की रणनीति तय करने के लिए महिला में किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। दरअसल चना खरीद की मांग को लेकर किसानों ने दूदू से दिल्ली कूच आंदोलन किया था। इसके बाद किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया और साथ ही किसानों को जल्द ही चने की खरीद शुरू करने का आश्वासन भी दिया गया। लेकिन 7 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक चने की खरीद शुरू नहीं हो पाई है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार चने की खरीद शुरू नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा। चना खरीद के संबंध में आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार किसानों का चना खरीद नहीं लेती। इस आंदोलन के लिए आज महिला में अत्यावश्यक मीटिंग किसान प्रतिनिधियों की बुलाई गई, जिसमें नारा दिया गया, तैयार रहो, कूच करो। शहरों में भले ही आम लोगों को महंगी कीमत पर सब्जियां मिल रही हों, लेकिन किसानों के लिए फसल की लागत तक निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। पहले कोरोना संक्रमण, फिर लॉकडाउन और अब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में अपनी फसल मंडियों में लेकर पहुंचे किसानों को बेहद कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से सब्जियों को मंडी तक पहुंचाने में किसानों की लागत बढ़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मंडी में लेबर की कमी की वजह से भी व्यापारी परेशान हैं। दिक्कतें तो हर चीज़ की है, जैसे गाड़ियों की दिक्कतें है, गाड़ी वालों को मंडी में भेजना मुश्किल हो जाता है, डरते हैं लोग कि कैसे जाएंगे मंडी में, तो रेट भी नहीं मिल रहे उस हिसाब से। जैसे और साल की अपेक्षा शिमला मिर्च आज की डेट में 60-70 रुपये बिकता था, तो इस साल बहुत कम बिक रहा है, 30-35 रुपये। परेशानियाँ बहुत है जी, और सालों की अपेक्षा तरह तरह की दिक्कतें हैं। एकाएक ऊपर से फैसले हो जाते हैं, कभी कोई मंडी बंद हो रही है, कभी कोई, यहाँ तो पूरे दाम में खरीदे होते एकदम। अभी पीछे यूपी लॉकडाउन हुआ तो एकदम रेट आधे हो गए, तो उसमें एट लास्ट नुकसान हमें भी है, किसानों को भी है ही है जी। इस बार ये सुविधा तो बहुत है जी, लेबर नहीं है, लेबर आ नहीं पाती, सब डरे हुए, डर का सा माहौल है थोड़ा सा। कोरोना और लॉकडाउन के दौरान भले ही किसानों को दिक्कतें उठानी पड़ी हों, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि इसका असर खरीफ की बुवाई पर नहीं पड़ा है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक चालू सत्र में 17 जुलाई तक धान और अन्य फसलों का कुल रकबा 21.2% बढ़कर 691.86 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान ये 570.86 लाख हेक्टेयर था। धान बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 17 जुलाई तक 18.59% की वृद्धि के साथ 168.47 लाख हेक्टेयर हो गया, जो कि पिछले साल इसी अवधि में 142.06 लाख हेक्टेयर था। वहीं तिलहन और दलहन की रोपाई में खासी वृद्धि दर्ज की गई है। 17 जुलाई तक दलहन का रकबा 32.35% बढ़कर पिछले साल के 61.7 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 81.66 लाख हेक्टेयर हो गया है। तिलहन का रकबा पिछले साल के 110.09 लाख हेक्टेयर से 40.75% बढ़कर 154.95 लाख हेक्टेयर हो गया है। दूसरी तरफ मोटे अनाज के रकबे में 12.23%, जबकि कपास का रकबा 17.28% हो गया है।
गन्ने की खेती का रकबा पहले के 50.82 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 51.28 लाख हेक्टेयर हो गया है। आपको यहाँ एक बार और बता दें कि कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए ये सभी आंकड़े 17 जुलाई तक के हैं। छत्तीसगढ़ में हरेली महापर्व की धूम रही। किसानों से जुड़ा ये त्योहार उनके औजार की पूजा से शुरू होता है। आज के दिन किसान काम पर नहीं जाते बल्कि घर पर ही कृषि उपकरणों के साथ साथ ही बैलों और गायों की पूजा करते हैं। ये एक इकलौता त्योहार है जो पर्यावरण को समर्पित है। चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं हरेली पर्व की इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ।